जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। तो शुरू करते हैं। हार्मोनिक मीन से जो हमारी थर्ड मैथमेटिकल एवरेज है, इससे पहले हमने डिस्कस किया है अर्थमेटिक मीन को, उसके बाद हमने देखा था ज्योमेट्रिक मीन, और अब जो है जो हमारी थर्ड मैथमेटिकल एवरेज है उसका नाम है हार्मोनिक मीन। इसको स्टार्ट करते हैं। हार्मोनिक मीन हम यूज करते हैं, हार्मोनिक मीन इज यूज्ड व्हेन नंबर वन, एवरेज स्पीड is required given that distance traveled is constant from one point to another। इसका क्या मतलब है, इसको समझ लेते हैं जरा। लेट्स से आप पॉइंट ए के ऊपर मौजूद हैं इस वक्त। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है वो है 50 किलोमीटर्स। पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जब आप जा रहे थे तो आपने ट्रेवल किया है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। फिर जब आप बी से सी की तरफ गए हैं तो बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो है 50 किलोमीटर्स का, और बी से सी की तरफ जाते हुए आपकी स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर। और सी से आप चले गए डी की तरफ, तो सी से डी तक का जो डिस्टेंस है वो है 50 किलोमीटर, और सी से डी की तरफ जाते हुए आपकी स्पीड थी 120 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह आपने ए से बी, फिर बी से सी, और फिर सी से डी तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तीनों दफ़ा आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो सेम था, यानी 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, और हर दफ़ा आप एक डिफरेंट स्पीड के ऊपर कैलकुलेट कर रहे थे। तो कोई अगर आपसे अब ये पूछे कि ए से डी तक का जो आपने ट्रेवल किया है, इस ट्रेवल में आपकी एवरेज स्पीड क्या रही है, तो आप क्या यूज़ करेंगे? आप यूज़ करेंगे हार्मोनिक मीन। ठीक हो गया, ये पहला केस हो गया। नंबर टू, हार्मोनिक मीन इज यूज्ड व्हेन एवरेज price average price is required given that amount invested is constant। अच्छा, अब ये क्या सिचुएशन है, इसको भी देख लेते हैं। लेट्स से आपके पास 10,000 रुपीज़ रखे हुए थे। आपने सोचा कि मैं इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ ताकि इससे मुझे कुछ रिटर्न मिल सके। तो आपने जब किसी से मशवरा किया तो किसी ने कहा कि जी स्टॉक मार्केट में लगा दें, किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लें, तो जब कीमत बढ़ेगी तो बेच दीजिएगा, आपको कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। आपने उसके मशवरे पे अमल किया और स्टॉक मार्केट में कंपनी ए के शेयर्स खरीद लिए। और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जब आपने ये शेयर्स परचेज किए उस वक्त उस कंपनी ए के शेयर्स जो थे वो बिक रहे थे 110 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। तो आपने 10,000 रुपये दिए और 110 रुपये के हिसाब से शेयर्स खरीद के अपने पास रख लिया। फिर कुछ अरसे के बाद आपके पास फिर 10,000 रुपये आ गए। आपने दोबारा कहा कि जी मैं शेयर्स खरीद लेता हूँ। तो उस वक्त जब आपने दोबारा मार्केट का पता किया तो उस वक्त इत्तेफाक से मार्केट थी 90 रुपीज़ पर शेयर पर, यानी आपने जिस कंपनी के शेयर्स खरीदे थे वो नीचे आ चुकी थी। आपने दोबारा खरीद लिए। तो फिर किसी स्टेज पर 10,000 रुपये आए, तो
आपने देखा था कि जी पहले दो दफ़ा आपने इन्वेस्टमेंट की है तो आपके शेयर प्राइस तो नीचे आ रहे हैं, तो अब आप थोड़े से परेशान थे कि दोबारा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जिससे आपने मशवरा किया था उसने कहा कि जनाब आपको इसी टाइम पे तो खरीदना चाहिए मार्केट में, जब शेयर प्राइसेस नीचे आए हुए हों वही तो टाइम होता है खरीदने का। आपने कहा अच्छा खरीद लेते हैं। उस वक्त था 80 रुपीज़ पर शेयर। तो अब अगर आप ये देखना चाहें कि मैंने जो 3 दफ़ा परचेजिंग की है, पहली दफ़ा मैंने 110 रुपये के हिसाब से शेयर खरीदा, दूसरी दफ़ा मैंने 90 रुपीज़ के हिसाब से शेयर खरीदा, तीसरी दफ़ा मैंने 80 रुपये के हिसाब से शेयर खरीदा। तो मेरे पास जो शेयर्स आ गए हैं, ऑन एवरेज मुझे एक शेयर कितने का पड़ रहा है। तो अब आप क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर? हार्मोनिक मीन। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये पता चलना चाहिए कि हार्मोनिक मीन यूज़ कब होगी। ये हमें समझ में आ गया। यानी जब हमारा एक फैक्टर चेंज हो रहा है और दूसरा फैक्टर कांस्टेंट है, तो हम हार्मोनिक मीन यूज़ कर लेते हैं। जनरली हम यूज़ करते हैं इसको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए और एवरेज प्राइस कैलकुलेट करने के लिए। पहले केस में जो हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको सेम होना ज़रूरी है, और दूसरे केस में जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उसका सेम होना ज़रूरी है। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो फिर मैं आगे चल के इसकी कैलकुलेशन पे लेके जाता हूँ आपको। सायरा बेटा, आप ये क्लास भी लो और इससे पहले जो लेक्चर्स अवेलेबल है ना उनको देखना शुरू करो, ठीक है? हार्मोनिक मीन को हम पढ़ रहे थे मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, मैथमेटिकल एवरेजेस में और पोजिशनल एवरेजेस में। मैथमेटिकल एवरेजेस में हमने तीन एवरेजेस के नाम लिए थे, जिसमें पहली थी अर्थमेटिक मीन अकॉर्डिंग मौजूद केसेस में चाहिए किया वो बिल्कुल डिस्टेंस बी से इस डिस्टेंस में, इस जर्नी में हमारी जो एवरेज स्पीड है वो क्या रही है, तो हम हार्मोनिक मीन कर रहे हैं, वो कांस्टेंट होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। 90 रुपीज़ का शेयर खरीदा, थर्ड टाइम हमने 80 रुपीज़ का शेयर खरीदा। तो अब उसके बाद अगर हम ये देखना चाहें, क्लियर रखिएगा, फॉर्मूला क्या है? एन, एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसको हम डिवाइड करते हैं सम ऑफ 1/x से। ये 1/x क्या चीज़ है? ये है ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल। 1/x यानी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल लेंगे, सेकंड ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल लेंगे, थर्ड ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल लेंगे, फोर्थ ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल लेंगे। इस तरह जितनी ऑब्जर्वेशन होंगी हर ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल लेंगे, उसके बाद उनको ऐड करेंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब ये जो पहली वाली एग्जांपल है हमारी एवरेज स्पीड वाली, इसमें अगर आप चेक करें तो हमारे पास तीन ऑब्जर्वेशन है। पहली ऑब्जर्वेशन है 100, दूसरी है 80, तीसरी है 120। ठीक है जी। अच्छा, तो अब पहली ऑब्जर्वेशन मेरे पास 100 है, टोटल मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 थी। पहली ऑब्जर्वेशन 100 है तो 1/100, प्लस दूसरी ऑब्जर्वेशन मेरे पास 80 है तो 1/80, और तीसरी ऑब्जर्वेशन मेरे पास 120 है तो 1/120। ठीक है, कैलकुलेटर सामने ले आते हैं। यहाँ पर आप की प्रेस करेंगे, ये बॉक्स वाली कर सकते। ओके, तो ये अब अगर हमें ये वर्किंग समझ में आ चुकी है तो फिर हम आगे चलेंगे। फर्स्ट टाइम हमने 110 रुपीज़ पे की प्राइस पे शेयर खरीदे। अमाउंट जो इन्वेस्ट की वो 10,000 थी। अमाउंट इन्वेस्टेड हर दफ़ा सेम है, लेकिन हम हर दफ़ा डिफरेंट प्राइस पर शेयर्स खरीद रहे हैं, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे ज़ाहिर डिफरेंट आएंगे ना। तो अब अगर हमें ये देखना हो कि हमारे पास जो शेयर्स हैं उनकी ऑन एवरेज प्राइस क्या है, यानी ऑन एवरेज एक शेयर हमें कितने का पड़ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें एक शेयर इस वक्त 91 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 45।
इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 45। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 129। चलो फिलहाल ये है, रिवर्स में ही चलते हैं, रिवर्स में इन क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 129 है, इसमें एक छोटी सी करेक्शन है, तो सबसे पहले तो वो करेक्शन नोट करें। क्वेश्चन नंबर 129 में आपको वैसे तो 5 मंथ्स का बोला गया है, लेकिन जो वैल्यूज नजर आ रही है वो 4 है। तो इसमें जो आप फिफ्थ वैल्यू ऐड करेंगे, यहाँ पर पहली वैल्यू है ना 10, 12, उसके बाद एक वैल्यू इसमें ऐड करेंगे आप 15। 10, 12, यहाँ पर एक वैल्यू आप ऐड कर लेंगे 15। क्या मसला हो गया, यहाँ ऐड कर 15। तो अब आपके पास 5 वैल्यूज आ गई, 10, 12, 15, 20 एंड 24। और फिर वो कहता है आफ्टर 5 मंथ्स द एवरेज प्राइस पेड बाय। अगर इसको पढ़कर देखते हैं इस क्वेश्चन को, कहता है इन्वेस्टर बायज रुपीज 1200 वर्थ ऑफ शेयर्स, 1200 वर्थ शेयर्स इन अ कंपनी ईच मंथ। हर महीने कितने के शेयर्स खरीद रहा है? 1200 रुपए के। तो अमाउंट जो इन्वेस्ट कर रहा है वो सेम हो गई। ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 months he bought the shares at a price of rupees 10, 12, 15, 20 and 24 per share. After 5 months the average price paid for the shares in rupees is। क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ बेटा? मेरी वॉइस नहीं आ रही आप लोगों को? ये 5, ये कैलकुलेटर पे यहाँ ले आते हैं सामने, यहाँ पे 5 आ जाएगा। पहली वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा बेटा 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस दूसरी वैल्यू है 12, तो 1 डिवाइडेड बाय 12, 20 जी दबाएं तो 14.634। या कैलकुलेशन आपके कैलकुलेटर पे सामने। हसन बेटा क्या रिपीट करूं? ओके चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 101 है। इस क्वेश्चन को पढ़कर देखते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार रनिंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग द फर्स्ट 30 किलोमीटर्स and 20 kilometer per hour during the second 30 kilometers and at a 25 kilometer per hour during the third 30 kilometer per hour। तो जो डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हैं हर दफा वो क्या है? 30 किलोमीटर का। ये देखें सेकंड टाइम में भी 30, फोर्थ टाइम में, थर्ड टाइम में भी 30।
तो पूछ क्या रहा है, एवरेज स्पीड, क्या यूज करेंगे, हार्मोनिक मीन। कितनी वैल्यूज है, 3, ये 3 आ गया, पहली वैल्यू है। अब ये वैल्यूज है 20, 25 एंड 15। तो फर्स्ट वैल्यू 15 है, 1 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 25, इक्वल प्रेस करें, एस डी प्रेस करें, तो 19.148 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 19। जी बेटा, कैलकुलेटर पे आपके सामने मैं ले आता हूँ, स्क्रीन चली गई। ओके बेटा, आप देखें जरा, ये कैलकुलेटर पे आपको देखें, ये एरो की घूमता हुआ नजर आ रहा है। ये देखें यहाँ पर, ये मैंने की प्रेस किया इसके ऊपर। अच्छा, अब जो मेरे पास क्वेश्चन था उसमें 3 ऑब्जर्वेशन थी, तो मैंने यहाँ 3 प्रेस किया। फिर दरमियान में जो रिप्ले की है, इसके मैं राइट कॉर्नर पे जो राइट वाली की को प्रेस करूंगा तो कर्सर नीचे आ जाएगा। अब पहली वैल्यू थी 15, मैंने यहाँ लिखा 1, दोबारा इस की को प्रेस किया और यहाँ मैंने लिख लिया 15। एरो की से साइड पर आए, प्लस का साइन लगाएं, 1 लिखें, दोबारा इस की को प्रेस करें। दूसरी वैल्यू थी 20, फिर साइड पर आए, फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 25 और अब इक्वल प्रेस कर दें और फिर एस डी प्रेस कर दें। डिलीट के ऊपर लिखा हुआ है एस डी, 19.148 है, तो ये 15 हो जाएगा। ठीक हो गया, चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 99 भी था। क्वेश्चन नंबर 99 में वो कहता है, अब y goes to school from his home at a speed of x किलोमीटर पर आवर and comes back at a speed of y किलोमीटर पर आवर, then the average speed of the boy is given by। अच्छा, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जिस रास्ते से गया होगा उसी रास्ते से वापस भी आया होगा, तो फिर डिस्टेंस ट्रैवल सेम हो जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल सेम है, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, हार्मोनिक मीन। अच्छा, अब जाते हुए x किलोमीटर पे गया है और वापस आते हुए y किलोमीटर पर आया है, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, हार्मोनिक मीन ऐसे होता है ना, n डिवाइडेड बाय 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x2, सॉरी सम के साथ लिखना था, यानी सम ऑफ 1 अपॉन x। तो जाते हुए एक डिस्टेंस है, आते हुए दूसरा डिस्टेंस है, तो टोटल ऑब्जर्वेशन 2 हो गई। जाते हुए x किलोमीटर पे गया है, वापस आते हुए y किलोमीटर पर आया है, तो 2 अपॉन 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y। तो अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे x y का, यहाँ पर 2 था ही, तो यहाँ पे रहेगा y और यहाँ पर आ जाएगा x, और उसके बाद ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y। अब y प्लस x लिखें या x प्लस y लिखें, बात एक ही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 99 भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर आ रहा है 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y इज चार्ली। ये इसका सॉल्यूशन आ रहा है बेटा, देख लो। हाँ जी, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 90 थ्योरेटिकल है। कहता है द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन एन अनग्रुप डाटा इज हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन की यही डेफिनेशन बनती है कि ये रेसिप्रोकल्स के अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल है। द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन किसका, रेसिप्रोकल्स का। रेसिप्रोकल्स के अरिथमेटिक मीन का जब रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हार्मोनिक मीन बनता है। और इसके बाद क्वेश्चन है ओके 45, which is appropriate average for finding the average speed of a journey। क्या कैलकुलेट करके आया अभी हार्मोनिक मीन।
35। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी हमने एक्स और वाई वाला किया था, वहां एक्स और वाई थे, यहाँ ए और बी है, डेल्टा ऑप्शन 2ab अपॉन a प्लस बी। यहां तक अगर हम लोग क्लियर हैं तो फिर इसका मैं इंपीरिकल रिलेशन आपको पढ़ाऊंगा। जी बेटा बुक से ही है, ये बुक मैंने शेयर की हुई है बेटा। हाँ बेटा ये कर लो, कितने काफी है। ओके जी। अच्छा अब उसके बाद एक इंपीरिकल रिलेशन है अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन का, उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। empirical relation empirical relation between arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean। पहला केस, for distinct observations। distinct का मतलब होता है बेटा different। for distinct observations arithmetic mean is greater than geometric mean and geometric mean is greater than harmonic mean। पहला रिलेशन ये है कि अगर ऑब्जर्वेशंस डिस्टिंक्ट हो, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट हो, तो फिर अगर उस डेटा सेट के लिए अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया जाए, ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया जाए और हार्मोनिक मीन कैलकुलेट किया जाए, तो कुछ सिचुएशन ऐसे बनेगी कि अरिथमेटिक मीन की वैल्यू सबसे बड़ी आएगी, ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू उससे कम आएगी और हार्मोनिक मीन की वैल्यू सबसे कम आएगी। ये पहला है। दूसरी चीज ये है, फॉर सेम ऑब्जर्वेशंस, अगर डेटा की सारी ऑब्जर्वेशन सेम है तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी? फिर सिचुएशन ये बनेगी कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। अगर डेटा की सारी ऑब्जर्वेशन सेम होंगी तो जो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आएगी वही ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आएगी और वही हार्मोनिक मीन की वैल्यू आएगी, तीनों बराबर आएंगी। अच्छा, अब ये तो था डिस्टिंक्ट और सेम ऑब्जर्वेशंस के लिए, लेकिन अगर इस रिलेशन को इन जनरल हम लिखना चाहें, इन जनरल अगर ये रिलेशन हम लिखना चाहें तो फिर हम इसको यूं लिखते हैं, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। यानी इन दोनों को मिलाकर इन जनरल इस तरीके से लिख दिया जाता है। तो उसको भी चेक भी कर लेते हैं कि क्या ऐसा वाकई होता भी है कि नहीं। तो पहला केस है हमारा कि जी अगर डिफरेंट वैल्यूज हों तो फिर अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में अरिथमेटिक मीन की वैल्यू सबसे ग्रेटर आएगी। वैल्यूज ले लेते हैं, ऑब्जर्वेशंस ले लेते हैं। ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास 2, 4 एंड 6। इन तीन ऑब्जर्वेशंस के लिए ये तीनों चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन 2 + 4 + 6 डिवाइडेड बाय 3। तीन ऑब्जर्वेशंस है तो अरिथमेटिक मीन 4 आ रहा है। इन तीन ऑब्जर्वेशंस के केस में अरिथमेटिक मीन हमें मिल रहा है 4। अब उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 × 4 × 6 रेज़ टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आ रही है 3.63 3.63 और हार्मोनिक मीन निकाल लेते हैं। तो 3 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ये बनता है बेटा 3.27। तो हार्मोनिक मीन की वैल्यू आ रही है 3.27। तो अभी हमने ये कहा था कि अगर ऑब्जर्वेशंस डिस्टिंक्ट हो या अलग अलग हो तो फिर अरिथमेटिक मीन की वैल्यू सबसे ग्रेटर आएगी, ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू उससे कम आएगी और हार्मोनिक मीन की वैल्यू सबसे कम आएगी। तो आप ये देख लें कि अरिथमेटिक मीन 4 आया है, ज्योमेट्रिक मीन 3.63 है और हार्मोनिक मीन 3.27। अगर ये ऑब्जर्वेशन सेम होंगी तो फिर जो अरिथमेटिक मीन आएगा वही ज्योमेट्रिक मीन आएगा और वही हार्मोनिक मीन भी आ जाएगा। अच्छा, और लास्टली इन तीन के बाद आखिर में तो चौथा हमारे पास केस है वो ये है कि ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर होता है ना,
ये इक्वल होता है अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के प्रोडक्ट के। यानी अगर मैं अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई कर लूं तो वो ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। अगर मैं अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई कर लूं तो इनका जो प्रोडक्ट है वो ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के इक्वल आएगा। अगर आप चेक करना चाहें तो अभी वो भी किया जा सकता है। अब इसके क्वेश्चन मार्क करवा दूं ना? बेटा मैं तो पूरी स्पीड से बोल रहा हूँ, आपको क्यों स्लो आवाज आ रही है? बाकी सबको भी स्लो आवाज आ रही है? अच्छा, ये देखें बेटा, ये कैलकुलेशन मैंने आपके सामने ले आया, ये चेक कर लें। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कर लें नोट तो फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। जी बेटा यही क्वेश्चन करने हैं, रिमशा मेरा बच्चा, यही करने हैं। अच्छा जी हसन भैया, ये देखो तीनों करके दिखाऊं? हाँ बेटा, ये कैलकुलेटर आ रहा है तुम्हारे सामने, ये देख लो, ये हार्मोनिक मीन की कैलकुलेशन तो तुम्हारे सामने आ रही है, तो पूरी लिख के दिखाऊं? 3 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल, प्रेस करो और फिर प्रेस कर दो 3.27। ठीक है, इक्वल बेटा जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है वो कैलकुलेटर, नहीं दूसरा नहीं बेटा, यही वाला लेना है आपको, कंपनी कोई भी ले लें। बेटा कंपनी जरूरी नहीं कि आपने कैसी ही खरीदना है और बहुत महंगा खरीदना है, मैंने बहुत दफा ये बात रिपीट की है, किसी भी कंपनी का खरीद ले, ठीक है, और बस उस पर ये वाली कि ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर है ना वो अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स, सबसे पहले आप लोग इसका आंसर करने की कोशिश करें और बताएं इसका आंसर आपके नजदीक क्या है, तो फिर मैं देखता हूँ। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है इसका? हार्मोनिक मीन के बारे में फाइनल वैल्यू, फाइनल बात, और वो ये है कि हार्मोनिक मीन भी नेगेटिव वैल्यूज के लिए कैलकुलेट नहीं होता, और हार्मोनिक मीन की में कोई वैल्यू अगर 0 आ जाए तब भी कैलकुलेट नहीं होता। जिस तरह ज्योमेट्रिक मीन नेगेटिव वैल्यूज के लिए कैलकुलेट नहीं होता, ज्योमेट्रिक मीन 0 के लिए कैलकुलेट नहीं होता, इसी तरह हार्मोनिक मीन भी 0 और नेगेटिव वैल्यूज के लिए कैलकुलेट नहीं होता। आगे चलते हैं बेटा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 120 पर आ जाए। कहता है इफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन फॉर 10 ऑब्जर्वेशंस आर बोथ 15 देन द वैल्यू ऑफ HM इज। अरिथमेटिक मीन भी 15 है, ज्योमेट्रिक मीन भी 15 है, तो आपके ख्याल में हार्मोनिक मीन की क्या वैल्यू होनी चाहिए? कौन आंसर करेगा इसको?
अर्थमेटिक मीन भी 15 है, ज्योमेट्रिक मीन भी 15 है, बिल्कुल सही है। इसको होना चाहिए 15, क्योंकि जब अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल हैं तो इसका मतलब थर्ड वैल्यू भी वही होगी, क्योंकि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन उस वक्त इक्वल आते हैं जब सारी ऑब्जर्वेशन सेम हो, और ये सारी ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, 15 होंगी, हर ऑब्जर्वेशन 15 होगी, इसलिए अर्थमेटिक मीन भी 15 आ रहा है, ज्योमेट्रिक मीन भी 15 आ रहा है, तो हार्मोनिक मीन भी 15 ही आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 122, if arithmetic mean and harmonic mean for two numbers are 5 and 3.2 respectively, then the geometric mean will be, ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है, ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट का रूट, वो होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 3.2, 5 5 मल्टीप्लाइड बाय 3.2 और इसका रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय 3.2 4, 122 का आंसर है डेल्टा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया, ये तो हो गया, इसके बाद भी हो गया। ओके, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन अगर हमें क्लियर है तो फिर हम थोड़ा सा आगे चल सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो बताओ। अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन सब क्लियर है हमें? 122 रिपीट करूं आलियान के लिए। आलियान बेटा, इसमें आपको अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन की वैल्यूज गिवन है और ज्योमेट्रिक मीन पूछ रहा है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। ये वाली देखो, ये दोनों वैल्यूज गिवन है, मल्टीप्लाई करो और रूट ले लो तो ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है आलियान? क्या लेफ्ट या राइट? ये क्या लिख रहे हो बेटा? ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है ना बेटा, ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर है वो अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के प्रोडक्ट के इक्वल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका रूट ले लो। क्लियर है बेटा आलियान? ओके, इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हमने अब तक जो पढ़ा है बेटा उसका वो है मैथमेटिकल एवरेजेस। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पोजीशनल एवरेजेस, और पोजीशनल एवरेजेस में सबसे पहले हमारे पास है मीडियन। मीडियन क्या चीज है? ये पोजीशनल एवरेज है। और मीडियन क्या होती है? मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ अरेंज्ड डाटा। डाटा को अरेंज कर लेने के बाद जो एग्जैक्टली सेंटर वाली वैल्यू है उसको हम कहते हैं ये मीडियन है। मीडियन को हम यूं लिखेंगे n+1 डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू, जिसमें n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में हम 1 प्लस करेंगे, मीडियन क्या चीज है? ये पोजीशनल एवरेज है। और मीडियन क्या होती है? मीडियन इज द मिडल मोस्ट
वैल्यू ऑफ अरेंज्ड डाटा। डाटा को अरेंज कर लेने के बाद जो एग्जैक्टली सेंटर वाली वैल्यू है उसको हम कहते हैं ये मीडियन है। मीडियन को हम यूं लिखेंगे n+1 डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू, जिसमें n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में हम 1 प्लस करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो इससे हमें डाटा के अंदर मीडियन की पोजीशन मिल जाएगी। यानी इस फॉर्मूले से हमें मीडियन नहीं मिलता, मीडियन की पोजीशन मिल जाती है डाटा के अंदर। कैसे होगा? और 17 ये ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। तो सबसे पहला काम ये करेंगे, हम डाटा को अरेंज कर लेंगे। तो डाटा को जब अरेंज करेंगे, वो आपकी मर्जी है, आप असेंडिंग ऑर्डर में करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, जैसे आप चाहें कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 5, सेकंड ऑब्जर्वेशन 10, फिर 12, फिर 15 और फिर 17। डाटा को आपने अरेंज कर लिया। अरेंज कर लेने के बाद मीडियन जो है वो था n+1 अपॉन 2th वैल्यू। अच्छा, n कितना है? 1 2 3 4 5। तो 5 + 1 अपॉन 2 इक्वल टू 6 अपॉन 2 इज थर्ड वैल्यू। इसका जो आंसर आया ये मीडियन नहीं है, बल्कि डाटा में अरेंज करने के बाद जो डाटा हमारे पास था उसमें से थर्ड वैल्यू हमारा मीडियन है। तो अब मीडियन क्या बनेगा? डाटा की थर्ड वैल्यू। कौन सा वाला डाटा? जिसको हमने अरेंज किया हुआ है, तो वो बनता है ये वाला। तो मीडियन है हमारे पास 12। मीडियन समझ में आया बेटा? कैलकुलेशन इसकी बेटा करते हैं अभी 6 और उस पर भी जाते हैं। जितना बताया पहले वो देखो, इतना हो गया ना। इसके बाद अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो, जैसे ये ऑब्जर्वेशन थी हमारे पास 5, दूसरी एग्जांपल लेते हैं 5, 10, 12, 15, 17 और लेट्स से एक और वैल्यू है 18। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज आ गई 6। अगेन मीडियन तो कैलकुलेट होगा n+1 यानी 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू। तो 6 + 1 7 अपॉन 2 इज 3.5th वैल्यू। अच्छा, अब ये जो 3.5th वैल्यू डाटा में से हमने निकालनी है, इसको कैसे लिखना है जरा गौर से मेरी बात सुने, सब लोग सुने, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है 3.5th वैल्यू, तो मैं इसको लिखूंगा थर्ड वैल्यू 0.5 इंटू फोर्थ माइनस थर्ड वैल्यू। अब ये मैंने क्या लिखा है, ये है समझने वाली बात। मेरा आंसर था डाटा की 3.5th वैल्यू, तो मैंने 3.5th वैल्यू को कैसे लिखा है? 3.5 में से 3 जो होल नंबर पार्ट है यानी थर्ड वैल्यू, उसके बाद 0.5 और थर्ड के बाद आती है फोर्थ वैल्यू और फिर फोर्थ माइनस थर्ड वैल्यू। अच्छा, मैं सिर्फ पहले इसको कंप्लीट कर दूं और फिर मैं आगे एक दो चीजें और समझाना चाहता हूँ। जो डाटा हमने अरेंज किया था उसमें थर्ड वैल्यू है 12 प्लस 0.5। अच्छा, अब फोर्थ वैल्यू है 15 माइनस थर्ड वैल्यू है 12। या कैलकुलेटर में पुट कर देंगे 12 प्लस 0.5 इंटू 15 माइनस 12, ये आ रहा है 27 अपॉन 2 या 13.5। 13.5 जो है वो हमारा मीडियन है। अच्छा, अब यहां तक क्लियर है? जी, मैं वही बताने लगा। देखो बेटा, जब भी आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड होंगी, यानी 3 है, 5 है, 7 है, 9 है,
11 है, तो आपका जो ये जो फॉर्मूला है इसका आंसर आपको होल नंबर में मिलेगा। यानी अगर 7 वैल्यूज हैं तो 7 + 1/2 8/2 4 आंसर आ जाएगा, फोर्थ वैल्यू ढूंढ लेंगे आप। अगर 9 वैल्यूज हैं तो 9 + 1 10/2 फिफ्थ वैल्यू ढूंढ लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम कब आता है? जब मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन में होंगी, यानी 2 होंगी, 4 होंगी, 6 होंगी। तो जब भी मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होंगी, जैसे 6 हैं, तो 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 7/2 इज 3.5 वैल्यू। अगर 8 होंगी तो + 1/2 यानी 4.5 वैल्यू। तो जब मेरे पास नंबर ऑफ वैल्यूज इवन होंगी तो मेरा आंसर जो है, इस फॉर्मूले का जो आंसर है वो पॉइंट्स में आएगा, 3.5 वैल्यू। एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है किसी जगह पे मेरा आंसर आए 5.5 वैल्यू। तो अब 5.5 वैल्यू को मैं कैसे लिखूंगा? फिफ्थ वैल्यू प्लस 0.5, फिफ्थ के बाद होती है सिक्स्थ वैल्यू, सिक्स्थ माइनस फिफ्थ वैल्यू। इस तरीके से मैं लिख लिया करूंगा, मेरा मसला सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, फिर एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मेरा आंसर आए 2.75 वैल्यू, अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? सेकेंड वैल्यू प्लस 0.75 इंटू थर्ड माइनस सेकेंड वैल्यू। एक और एग्जांपल देता हूँ, मेरा आंसर आए 5.2 फिफ्थ वैल्यू, तो अब मैं इसको लिखूंगा फिफ्थ वैल्यू प्लस 0.25 इंटू सिक्स्थ माइनस फिफ्थ वैल्यू। इस तरीके से मेरा आंसर जब भी पॉइंट्स में आएगा, मेरा फॉर्मूला इस तरह से बनता जाएगा। ये बात समझ में आई है कि नहीं आई? जी बेटा, आज में मुझे मालूम है कि वो भी किया जा सकता है, लेकिन मैं कुछ चीज समझाना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। मुझे मालूम है कि वैसे भी आंसर आ जाता है। फातिमा को समझ में नहीं आया। फातिमा, आपको ये तो पता चल रहा है ना कि इस फॉर्मूले का आंसर पॉइंट्स में आएगा या होल नंबर में आएगा? तो अगर पॉइंट से पहले एक नंबर है, एक पॉइंट के बाद नंबर है, जो पॉइंट से पहले नंबर है वो फिफ्थ है, 5 है, तो ये फिफ्थ वैल्यू बन गया। यहाँ पर पॉइंट से पहले 2 था तो ये सेकंड वैल्यू बन गया। यहाँ पर पॉइंट से पहले 5 था तो ये फिफ्थ वैल्यू बन गया। उसके बाद यहाँ 0.5 था तो मैंने +0.5 लिखा है, यहाँ 7.5 था तो मैंने +7.5 लिखा है, यहाँ 2.5 था तो मैंने 0.25 लिखा है। तो उसके बाद बेटा ये फिफ्थ वैल्यू है, 5 और सिक्स वैल्यू 5 6 होंगे जिन्होंने कॉमर्स में स्टैट्स पढ़ी है, और वहां पर उन्होंने पढ़ा था कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हो तो दरमियान वाली वैल्यू मीडियन होती है, और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन हो तो दरमियान वाली दो वैल्यूज को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दे तो एवरेज, तो मीडियन मिल जाता है। तो मैंने ये एक नई कहानी आपको क्यों सुनाई है? आ रहा होगा ना आपके दिमाग में ये क्वेश्चन, खुलबुली हो रही होगी कि ऐसा नई चीज क्यों हमें बता रहे हैं, जबकि वो तो बहुत आसान था हमारे लिए। बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा दिमाग में? आ रहा है ना? उसकी मैं वजह बताता हूँ। उसकी वजह ये है बेटा कि जब आप इंटर में थे ना, तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मीडियन पढ़ा था। अब आप कुछ और चीजें भी पढ़ेंगे, जैसे मीडियन के साथ आप पढ़ेंगे क्वार्टाइल्स, उसके साथ आप पढ़ेंगे डिसाइल्स, उसके साथ आप पढ़ेंगे परसेंटाइल्स। तो वो जो आपने चीज समझी थी ना, जो आपने पहले पढ़ा था इंटर में, वो सिर्फ मीडियन तक ये वाला प्रिंसिपल काम करता था। मीडियन के केस में इस तरह से चल जाया करता था कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड है तो दरमियान वाली वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज इवन है तो दरमियान वाली दो वैल्यूज को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दे। लेकिन क्वार्टाइल्स, डिसाइल और परसेंटाइल्स के केस में ऐसा नहीं होगा, उसके लिए फिर हमें कोई नई चीज करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि कोई ऐसा काम करते हैं ना जिससे हमारा दोनों काम एक ही फॉर्मूले से हो जाए। तो अब ये जो हमने प्रिंसिपल बनाया है ना, ये हर केस में चलेगा। देखिए, मैंने यही फॉर्मूला अप्लाई किया, और नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड थी तब भी मेरा आंसर आ गया, और नंबर ऑफ वैल्यूज इवन थी तब भी मेरा आंसर आ गया। इसी तरह क्वार्टाइल्स के केस में आ जाएगा, डिसाइल्स के केस में आ जाएगा, परसेंटाइल्स के केस में आ जाएगा, सब जगह पे ये फॉर्मूला चलने वाला है। अब समझ में आया कि मैंने ऐसा क्यों किया? ओके, तो अब हमने मीडियन को पढ़ा है, तो मीडियन का एक क्वेश्चन और करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 5 8 15 21 12 और 1 2 3 4 5, एक वैल्यू और ले लेते हैं 25। कितनी वैल्यूज होंगी? 1 2 3 4 5 6, दो वैल्यूज और डालते हैं, एक डालो इसमें 30 और एक वैल्यू डालो इसमें 2।
चलें जी, अब जरा सबसे पहले इसको अरेंज करें। तो क्या होगा 2, फिर 5, देन 8, फिर 12, 15, 21, 25 और 30। डाटा अरेंज हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या बनेगा 8 + 1 डिवाइडेड बाय 2। 9/2 इज 4.5th वैल्यू। तो सबसे पहले लिखेंगे 4th वैल्यू, फिर लिखेंगे 0.5, फिर 4th के बाद आती है 5th वैल्यू माइनस 4th वैल्यू। ओके, तो 4th वैल्यू है 1 2 3 4 12 प्लस 0.5, 5th वैल्यू है 15 और 4th वैल्यू है 12। तो 12 प्लस 0.5 इंटू 15 माइनस 12, 13.5। ये हमारे पास मीडियन आ गया। बेटा मीडियन की कैलकुलेशन में कोई इशू है तो बताओ। अब मीडियन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वार्टाइल्स और डिसाइल्स पे ले जाते हैं। ठीक है, आ जाइए जरा मीडियन के क्वेश्चन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को आप लोग अरेंज करके दिखा सकते हैं मुझे जरा। 0.5 है, 5 1 2, डाटा अरेंज हो गया। ऑब्जर्वेशंस काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 वैल्यूज है, तो 2 इज 7th वैल्यू। क्लियर है? सेवन। देखिए खैर इसमें उसने क्वार्टाइल मांगा हुआ है, इसको रहने दें अभी। उसके बाद है जी ये जो क्वेश्चन नंबर 105 है ना, इसके लिए भी हम मीडियन ही कैलकुलेट करेंगे। उसमें सेकंड क्वार्टाइल पूछा हुआ है। सेकंड क्वार्टाइल वैसे मीडियन ही होता है, लेकिन फिलहाल हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि यहाँ पे क्वार्टाइल लिखा हुआ है, हम मान लेते हैं कि ये मीडियन। हम यहाँ पर मीडियन। ओके, ट्राई करें बेटा। सबसे पहले डाटा को अरेंज करें। नहीं होगा तो फिर मैं कर दूंगा।
अरेंज करने के बाद सबसे पहले वैल्यू आपके पास आएगी अल्फा माइनस 7/2, ये सबसे पहली वैल्यू है। फिर उसके बाद दूसरी बनती है अल्फा माइनस 5/2, नहीं सॉरी, फिर है अल्फा माइनस 3। ये देखें, मैं इसके ऊपर थोड़ा आपको अरेंज कर देता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, उसके बाद ये 4, ये 5, 5 के बाद फिर ये 6 के बाद फिर बेटा ये 7 और ये 8। जो बेटा मैंने सही अरेंज किया वैल्यूज को चेक करें। 7/2 फर्स्ट वैल्यू है, अल्फा माइनस 3 दूसरी है, अल्फा माइनस 5/2 थर्ड, अल्फा माइनस 2 फोर्थ, अल्फा माइनस 1/2 इवन आ रही है। तो फिर क्या करेंगे, सेंटर वाली 2 वैल्यूज को सिंपली ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, वो बनेगी फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू। हाफ प्लस अल्फा माइनस हाफ माइनस 3/2 इज 0.75। 5/2 बनेगा ना, पहले हमारे पास 3 है ना,